अब आप यूरोप गए तो आपको क्या छोटा लगा? यूरोप गए तो हमने कहा कि हम तो बहुत पीछे हैं भाई, हमें तो बहुत सीखना है इनसे। अगर मैं छोटा भी हूँ समाज की व्यवस्था के हिसाब से, और अगर मैं आईएएस बन जाता हूँ तो मेरे पास बड़ी अथॉरिटी आ जाएगी, बड़ा पैसा आ जाएगा, बड़े रिसोर्सेज आ जाएंगे और मैं चीज़ों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकूँ। तो मुझे इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? इंटरव्यू अच्छा था, जनरल बातचीत होती है। इंटरव्यू बहुत नॉलेज नहीं देखते क्योंकि नॉलेज पहले टेस्ट कर लेते हैं वो, भाई इसका बनाना ठीक नहीं है क्रिमिनल बैकग्राउंड का। तो सीएम कहता है कि भाई ये मेरी पार्टी का बंदा है और बड़ा मेरे काम का है, बना दो। तो मैंने कहा कि सर लेकिन मैं तो नहीं बना पाऊंगा। मैं ये पॉडकास्ट ना ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ एक एक्सपीरियंस से। जब मैं बीटेक करने आ रहा था ना तो मेरे डैड ने बोला था कि यूपीएससी आईएएस बनना सबसे टफ है। तो मतलब मेरे को तो उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि पहले 4 साल बीटेक कर ले और उसके बाद ना मतलब जब एक डिग्री हो जाएगी और एक सिक्योर्ड जॉब हो जाएगी उसके बाद फिर तेरे को आईएएस का पढ़ाएंगे। तो अभी मेरा ऐसे ही फाइनल ईयर चल रहा है एंड अभी तो मैं मतलब चीज़ों में सेटल आउट हो चुका हूँ, बट अब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है इस चीज़ों के बारे में कि ये कितनी चीज़ें टफ रहती है। मेरे फ्रेंड जो भी यूपीएससी के लिए तैयारी करते थे, सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से कि कैसे हुआ ये सब एंड कब आपके दिमाग में ये आइडिया आया करने का एंड ऑल द स्टफ। देखो हमारी जर्नी तो मुझे खुद पता नहीं था कि कैसे यहाँ पहुँचेंगे, और जर्नी के बारे में अच्छी बात यह है ज़िंदगी की जो जर्नी है उसमें आपको पता नहीं होता अगला स्टेप क्या होने वाला है, लाइफ आपके लिए क्या लेके आती है, कुछ पता नहीं होता है। तो मैं एक गांव में पैदा हुआ। गांव मेरा अमेठी, सुल्तानपुर पहले होता था, अब अमेठी ज़िला हो गया, उसमें एक गांव था। तो मस्ती वाली ज़िंदगी थी, कोई बहुत पढ़ाई लिखाई का चिल वाला था। अच्छा। पढ़ाई लिखाई का कोई लोड नहीं था उस समय, ट्यूशन कल्चर नहीं था, कॉन्वेंट वाला कल्चर नहीं था, कंप्यूटर आया नहीं था, मोबाइल था नहीं। तो 80s में हम लोगों ने हाई स्कूल और इंटर किया। तो उस समय ये था कि बस जाना है स्कूल में, जो भी पढ़ाया जाए स्टूडेंट की तरह थे, खेलना कूदना ज़्यादा था। अच्छा। मस्ती थी, खेत बाग वाली दुनिया थी, उसी में मज़ा आता था। लेकिन पढ़ाई में नंबर अच्छे आते थे। कैसे? क्योंकि वो एक शार्पनेस दिमाग में कुदरत ने दी हुई थी, है ना भाई। आपको हर बच्चे को बहुत स्मार्ट ब्रेन नहीं मिलता, कुछ को मिल जाता है, कोई बहुत हार्ड वर्क करता है तो वहाँ पहुँचता है, कोई बहुत कम हार्ड वर्क से पहुँच जाता है। तो मैं एक निर्मल बुद्धि का लड़का था, मतलब मुझे चीज़ें जो क्लास में पढ़ाई जाती थी वो समझ में आती थी बहुत तेज़ी से, और बहुत ज़्यादा लोड नहीं रहता था घर की तरफ से भी। तो मज़ा आता था, जिसको कहते हैं अगर आप किसी काम में मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट देते हैं। आपकी स्कूल टाइम की बात? हाँ, ये स्कूल टाइम की बात। ठीक है। स्कूल मतलब आप 12वीं तक मान लो, ये पूरी बात वही थी। तो मेरे 10वीं में यूपी बोर्ड से बड़े अच्छे नंबर आए। तो मैं ह्यूमैनिटीज़ वाला था, आर्ट्स वाला था। तो मेरा साइंस में पढ़ने का मन भी नहीं किया। कुछ सोच समझ के ली थी आर्ट्स या फिर ऐसे? नहीं, उसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हाँ जी। मेरे एक बड़े भाई थे, हाँ जी, वो साइंस पढ़ रहे थे। तो वो साइंस में वो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में वो मेढक लाके काटते थे घर पे, जब वो उनका प्रैक्टिकल का वो अच्छा, तो अच्छा, वो उनको एनाटॉमी समझ नहीं होती थी। हाँ। तो मैंने कहा ये सब मुझसे नहीं होगा। अच्छा। मैंने कहा ये बेकार का काम मुझसे नहीं होगा। दूसरी एक चीज़ कि मुझे ये बताया जाता है कि जो साइंस वाले हैं उनको बहुत पढ़ना पड़ता है, उनका हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता, उनको बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है। तो मैंने कहा ये सब मुझे नहीं करना। हाँ जी। मुझे जो है ना खेलना कूदना है। और आर्ट्स में मस्ती से आपको मतलब चिल लाइफ चाहिए कि जल्दी नंबर अच्छे मिल जाएंगे कम पढ़ के। तो मैंने कहा आर्ट्स ठीक है। तो मैं सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। तो मैं आर्ट्स मैंने इसलिए लिया, तो पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है चलो यार, वो तो साइंस पढ़ ही रहा है, तुम आर्ट्स पढ़ लो। उनको भी ज्यादा ये आप लोग कितने भाई हो? 2 ही भाई। अच्छा। तो उतना फर्क नहीं पड़ता था उनको, ये कि भाई पढ़ने में मन लग रहा है इसका और रिजल्ट अच्छा आता था। तो 10वीं में यूपी बोर्ड में मुझे 69% आ गए, 69%। फिर 12वीं में 71% आ गए यूपी बोर्ड में। और टीचर बड़ा मानते थे कि भाई ये बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में, इसको जो समझा दो अच्छा लिखता, क्योंकि मैं हमेशा ओरिजिनल की तरफ रहता था। और स्टिल आप खेल कूद में रहते थे? खेल कूद बहुत करता था मैं, खूब खेलता। हाँ, खूब खेलता था। खूब गांव में पहले वो क्रिकेट खेलते थे हम लोग बाग में। हाँ। तो ईंटें लगा के। हाँ। और वो सब जो मस्ती होती थी, और गांव के अपने खेल कबड्डी खो खो वाले, बात है। तो मज़ा आता था और पढ़ाई में भी मज़ा आता था। तो उससे क्या नंबर जब आने लगे तो मेरे टीचर्स ने कहना शुरू किया तुम तो आईएएस बन जाओगे यार। अच्छा। तो आईएएस 12वीं में। तो हमने जब आपने पहली बार नाम सुना? हाँ, तो मैंने पिताजी कहते थे, पिताजी 10वीं से ही कहने लगे थे कि यार तुम तेज हो पढ़ने में। ऐसे एक कलेक्टर होता है जिले में, तो कलेक्टर आईएएस होता है। तो मैंने कहा क्या है? एक एग्जाम होता है, तुम बाद में देना उसको।
वो बहुत बड़ा एग्जाम होता है। तो बाद में ना तो टीचर्स कहते थे तो बहुत तेज है लड़का, ये IAS PCS होगा, या तो PCS होगा या IAS होगा। तो वो करते करते मैं 12वीं पास हो गया। 12वीं पास होकर मैं क्या कहाँ जाए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया मैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बड़ा ये था कि भाई अच्छा था, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स आते हैं। वहाँ भी एक अच्छा हॉस्टल मिल गया मुझे, एक ENG हॉस्टल था सारे, वो रास्ता में ऐसा मुझे मिलता चला गया। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबके मतलब डैड वगैरह ऐसे ही रहते हैं कि अपने बच्चे को हमेशा IAS देखते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में जिधर हैं, और वो जमाना जो अभी हमारा अभी जब इतना क्रेज है, समझ सकते हो। जैसे मेरे डैड और आपके डैड, तो उस समय तुम्हारे डैड तो बहुत छोटे होंगे, हमारे आप जैसे होंगे, हमारे उम्र के होंगे। हमारे डैड उसकी पुरानी पीढ़ी हो गई। तो उनका ये था कि हमारा जो सोसाइटी है इधर हिंदी बेल्ट, उसमें पावर जो अथॉरिटी है वो जब तक आपके पास नहीं आती तो लोग आपको उतनी इज्जत नहीं करते, ऐसा मानते हैं। तो उनका भी IAS बन के ही आप वो पावर ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टम के पार्ट हो जाते हो, आप ऊपर बैठते हो। कलेक्टर तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो वो सपना सब माँ बाप का होता है, बाप का खास तौर से। तो वो उन्होंने सपना मुझे पकड़ाया 10वीं 11वीं में, और मेरे टीचर्स ने उसमें वो पोटेंशियल देखा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वो रास्ता पकड़ के फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं JNU चला गया। वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद वहाँ भी मैंने BA किया। फिर मुझे हिंदी लिटरेचर में पढ़ाई तो ठीक है, IAS तो ठीक था, बट मुझे पोइट्री और लिटरेचर बहुत अट्रैक्ट करता था। तो मैं हिंदी लिटरेचर ले लिया। मैंने कहा कि अब मैं सर जब तक आप मतलब पढ़ाई को लेकर सीरियस थे कि मतलब हम मेरे को एक IAS का गोल क्रैक करना है अपनी लाइफ में, और खेल कूद कम कर दिया था क्या कॉलेज टाइम में? यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो जो टीम स्पोर्ट्स था उससे तो मैं छूट गया, अलग हो गया, क्योंकि गांव तक में लड़कों का एक सर्कल था, वहाँ पे नहीं था। लेकिन वहाँ पे दूसरी चीज़ें हो गई ना, जैसे मैं डिबेटिंग करने लगा, मैं डायरी लिखने लगा, और अच्छी चीज़ मैं फिटनेस को, मतलब मेरा रूटीन गांव वाला था, तो मैं बहुत जल्दी उठ जाता था। अर्ली राइजर था, तो अर्ली राइजर था तो उठ के मैं चला जाता था दौड़ने, जॉग करने। लंबा वॉक नहीं, दौड़, उसमें तो यंग था। तो मैं हमेशा 4-5 किलोमीटर जॉग करके आता था, और जब तक सब सो रहे होते थे आपके हॉस्टल में। हाँ, हॉस्टल में सब। तो मैं आके, और लोग मुझे कहते थे कि ये बेकार लड़का है, मतलब सनकी है, ये सोते हैं लोग, रात में पढ़ते हैं तो देर तक सोएंगे। तो वो सब करके मैं एनीवे तो मैं आ जाता था। फिर मेरे पास इतना टाइम होता था तो मैं पढ़ने लगता था, और कुछ होता नहीं था काम, कोई मनोरंजन होता नहीं था, तो मैं पढ़ने बैठ जाता था। अच्छा। मुझे लगता था कि मुझे सिलेबस कोर्स अपना ऐसा तैयार रखना है। वो करते करते पढ़ाई में मुझे मज़ा आने लगा, और मैं खूब पढ़ता था। ऐसा नहीं था कि बिना पढ़े में हो गया, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए बेस्ट मनोरंजन पढ़ना था। बचपन से तो नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 10वीं के बाद से, 10वीं 11वीं के बाद से मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ने में आने लगा। और पढ़ने में आउट ऑफ सिलेबस किताबें। अच्छा, सिलेबस तो ठीक है, उसके ऊपर या बाहर? उसके बाहर। अच्छा, जैसे लिटरेचर खूब पढ़ता था मैं, जो भी किताब नहीं मिल गई, कोई दर्शन पे, फिलॉसफी पे किताब मिल गई, क्यूरियोसिटी थी। हाँ, एक क्यूरियोसिटी का जो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होती है, वही उसने मुझे हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए कहा। हमेशा अपनी राय बनाओ हर चीज के बारे में, ओपिनियंस, ओरिजिनल टाइप का। राइट। तो वो उससे मैं शायद आगे चला गया। फिर JNU जाने के बाद हायर एजुकेशन में भी, JNU एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, उस समय तो थी, बहुत पुरानी बात हो गई, हमें निकले हुए 25 साल हो गए, जिसमें यह था कि टीचर भी आपको अप्रिशिएट करते थे। जैसे अगर आप उनके किसी लेक्चर को या किसी पॉइंट को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं अपनी बात से, तो वो उसको पसंद करते थे, और वो अच्छा ग्रेड देते थे आपको। ऐसा नहीं कि तुम मेरी बात क्यों काट रहे हो, मैंने तो कुछ और सिखाया था, तुम्हें यही लिखना था क्वेश्चन में, ऐसा नहीं। तो हम लोग बड़े ओपन माइंडेड थे। हम ये कहते थे कि भाई ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, हमारी बात भी ठीक है, और हम दोनों अपनी अपनी बात पे अगर हम एक दूसरे को कन्विंस कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तर्क से बात करें। सही बात है, लड़े नहीं। तो उससे क्या है कि आपकी जो क्रिएटिव एंड थिंकिंग एबिलिटीज एंड फैकल्टीज ना डेवलप होती हैं। एंड हायर एजुकेशन का यही पर्पस है कि जो कुछ भी सिलेबस है वो किसी ने लिखा पढ़ा है। किसी ने ओरिजिनल न्यूटन लॉ जो है, उससे पहले ऐसा थोड़ा था कि वो चीजें होती नहीं थी, बट उसने, आर्किमिडीज ने या न्यूटन डेवलप करी है, उसको थियराइज किया, करा। तो वो दिमाग उसका गया, है ना। गलीलियो ने कुछ सोचा पहले, ग्राहम बेल ने फोन बनाया तो उसने कुछ सोचा होगा यार ऐसा हो सकता है, पहले आइडिया आया होगा, तो किसी न किसी को तो आया। तो आप जो भी गिवन बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें क्या एडिशन करते हैं, ये एक स्टूडेंट का काम है, स्कॉलर का काम है।
स्टूडेंट तो मैं कहता हूँ कि वो है जो पढ़ाया जाए सीख ले, लेकिन स्कॉलर वो है जो उससे आगे चला जाए, जो क्लास का सब्जेक्ट है सिलेबस उससे आगे उसमें एडिशन कर दे कि अच्छा ये भी पढ़ सकते हैं ना। सर मैंने ना अभी एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो आपको भी पता होगा अवध ओझा सर जो हमारे हैं अवध ना, ओझा जो टीचर वो हैं, बहुत बात करते हैं। तो वो बता रहे थे कि बिहार के लोग बहुत तैयारी करते हैं आईएएस बनने की, क्योंकि उनको पता है कि असली पावर, असली रुतबा उसको बनने के बाद ही आता है। आप क्या कहना चाहोगे इस बात? देखिए ये सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी जो फ्यूडल माइंडसेट वाली सोसाइटी है, ऐसा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे आईएएस एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे कोई कार्डर सर्विसेज उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती जैसे हिंदुस्तानी सिस्टम है। उसकी एक लेगेसी है, जो ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल जो रूल था, उसमें हम लोगों को गुलाम बना के रखा है। तो उनके यहाँ वाइस रायज होते थे, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब। उससे पहले मुगलों का सिस्टम था, सूबेदार होते थे, फौजदार होते थे। तो एक जो रूलिंग क्लास होती है वो अपना तंत्र चलाने के लिए अपने ऑफिसर्स रखती है। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ये सिस्टम दिया, कलेक्टर और पुलिस कप्तान और इनका सब हायरार्की बनाई, कौन बड़ा होगा कौन छोटा। फिर वो किसी न किसी पर्पज से था, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिस्टम होता है। तो वो करियर प्रोफेशन है कि एक बार आप एंटर कर गए तो आप पूरा 60 साल तक उसमें रहेंगे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया सर्विस, जो आईसीएस था पहले, इंडियन सिविल सर्विस था, बाद में वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, ठीक है, आईएएस हो गया 52 में। उसके पहले आईसीएस था। तो वो एक सबसे बड़ी प्रीमियम सर्विस देश की हो गई, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस थी। तो आपको पूरे देश को जानने को, उसको रूल करने को, उसको डेवलप करने में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, उसको इम्प्लीमेंट करना, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत प्रोसेस उसके लिए आपको शार्पेस्ट माइंड चाहिए था, मोस्ट इंटेलिजेंट लॉर्ड चाहिए थी, अच्छा समझ बूझ वाला और हार्ड वर्किंग एक माइंड चाहिए था। तो वो एक टफेस्ट एग्जाम से निकाल के जो ब्रेन आता है, जो क्रीम आता है आपका, टैलेंटेड और क्रिएटिव बंदा, उसको सेलेक्ट करना है साल में एक बार एग्जाम। तो वो एक सिस्टम बन गया। तो यूपी बिहार वाला जो सवाल है, सवाल ये था कि भाई यूपी बिहार के बच्चे क्यों तैयारी करते हैं? वो बहुत ज़्यादा, उसका कारण ये है कि वहाँ पे छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, इसका सिस्टम बहुत है। हर आदमी कोई जाति से, कोई ज़मीन से, जमींदार है तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती, किसी पास ज़्यादा पैसा है इसका। तो उसको यह है कि भाई अगर मैं छोटा भी हूँ समाज की व्यवस्था के हिसाब से, और अगर मैं आईएएस बन जाता हूँ तो मेरे पास बड़ी अथॉरिटी आ जाएगी, बड़ा पैसा आ जाएगा, बड़े रिसोर्सेज आ जाएंगे, और मैं चीज़ों को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकूँगा, तो मुझे समाज में इज्जत भी मिलेगी। तो वो बेस्ट करियर हो गया। लेकिन ऐसा हमेशा हर जगह नहीं सही है। जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें तभी आपको इज्जत मिले, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत चीज़ें हैं। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप फिल्म स्टार हो सकते हैं, आपको बहुत पैसा हो सकता है, आपके पास बहुत इज्जत हो सकती है, बड़ी शोहरत हो सकती है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी, दूसरे के ऊपर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है। सही बात है। तो हमारा जो हिंदी बेल्ट था उसमें बिहार, यूपी खास तौर से, लेकिन ऐसा नहीं, और भी स्टेट, साउथ में भी बच्चे तो सब जगह से आते हैं, क्योंकि वो बेस्ट करियर ऑप्शन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के दम पे टॉप पोजीशन गेन करते हैं। बाकी किसी फील्ड में सिर्फ अपनी पढ़ाई या उसके हुनर से नहीं, आपको पूंजी भी चाहिए, आपको स्टार्टअप चाहिए, एक जेस्टेशन पीरियड है, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, आपका वेंचर सक्सीड होगा नहीं होगा, वो भी वजह से। तो इस वजह से शायद वो माइंडसेट रहा है, तो अभी भी है लार्जली, लेकिन अभी और एवेन्यूज़ भी आ गए हैं। सर मैं ना सारी बातें और करना चाहता हूँ कि एक आईएएस होने में क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या काम मिलता है ना, क्या क्या आप चीज़ें प्रोसेस करते हो। बट उससे पहले मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ गलगोटियाज आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को एज एन आईएएस से बात करने का मौका मिल रहा है। स्टूडेंट्स ने इंटरेक्ट करा वहाँ पूरे ऑडिटोरियम में, उनको तो और मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपको कैसा लगा उनसे? देखो हमें बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जो है अभी क्या बोलते हैं, जेनजीज तो जेनजीज जो है, आप लोग जेनजीज हो, हम तो जेन एक्स हो गए ना, जेन एक्स हो गए। तो जो जेनजीज हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी अब बहुत आसानी से मिल रही है। हम लोग जब पढ़ते थे तो जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मैंने इंटरव्यू से ये सवाल पूछा कि आपने किसको देख के, कौन रोल मॉडल है? तो मैंने कहा मैंने तो किसी आईएएस को देखा ही नहीं पूरे अपने स्टूडेंट लाइफ में। मैं तो आईएएस को समझता था कि वो कोई आसमान से टपकता होगा, कोई अवतार होगा। हमारा इतना ये होता था क्योंकि हमने किसी को सामने से देखा नहीं।
जब हम जेएनयू गए तो कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए, अच्छा, तो कुछ वो आईपीएस हुआ, कोई फॉरेन सर्विस का हुआ, एक आध आईएएस हुए, तो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। दूर कैंपस में थी तो हम लोग दिखाते अच्छा ये लड़का कामयाब हो गया जेएनयू जाने के बाद यूनिवर्सिटी में, जबकि जहाँ वहाँ से काफ़ी बच्चे होते थे। तो ये बड़ा मौका है नई जनरेशन के लिए कि अब उस तरह का ऐसा नहीं है कि हम लोग सब मिल लेते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे हैं कि वो बुला लेते हैं हम लोग को। हम लोग के समय में ऐसी सुविधा नहीं थी और हमको लगता था कि नहीं, वो अनअचीवेबल गोल है। लेकिन वही हमारे अंदर वो जो एक ड्राइव पैदा करती थी कि अच्छा अनअचीवेबल है अगर, तब तो हम करेंगे। और जब आपने देख लिया तो आपको लगता है अच्छा ये तो मेरे जैसा ही है, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं। तो दोनों का एक फायदा होता है। सही बात है सर। जैसे हमारे में ना क्या होता है हरी सर, कि जैसे जो बच्चे पहले से प्लेस्ड हो जाते हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख, तो हमें उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है कि भैया आपने क्या ऐसा करा, हमें भी बता दो, हम भी वही कर लेंगे, हो जाएंगे। आपके केस में तो ऐसा नहीं था कि आपके साथ आईएएस थे। देखिए मैं तो गाँव का था, मुझे तो वो दुनिया पता नहीं थी। मैं तो गांव के बाहर, अगर मैं सुल्तानपुर कभी चला गया तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ा शहर देख लिया। फिर जब मैं इलाहाबाद गया तो मैंने देखा कि वो यूनिवर्सिटी देख के मुझे लगा अच्छा ये तो बड़ी भव्य यूनिवर्सिटी है, क्या बिल्डिंग है, क्या शहर है। फिर मैं जब दिल्ली गया तो मैंने कहा इलाहाबाद भी बड़ा छोटा सा था। तो ये रिलेटिव है। सही बात है कि जैसे आप जहाँ से रहते हैं वहीं से चीज़ों को। अब आप यूरोप गए तो आपको क्या छोटा लगा? यूरोप गए तो हमने कहा कि हम तो बहुत पीछे हैं भाई, हमें तो बहुत सीखना है इनसे। हमें ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, ये उनसे सीखना चाहिए। दे आर द लीडर्स। उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है यार। हमने उस वहाँ पे हम सैलानी की तरह नहीं गए, हम 1 साल रहे वहाँ पे, हमने उनकी ज़िंदगी देखी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनका जो टीचिंग सिस्टम है, उनके टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता है, वो कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। आपको अगर वो आपको कम नंबर दे रहे हैं तो वो ये बताते हैं कि हम आपको कम नंबर क्यों दे रहे हैं। हमने बहुत चीज़ें वहाँ से सीखी। सही बात है, सही बात है। स्टूडेंट का मूल्यांकन हम साल भर करते हैं, लेकिन क्या कभी टीचर का मूल्यांकन स्टूडेंट करता है? नहीं करता। वहाँ करते हैं। वो टीचर्स का भी फीडबैक स्टूडेंट से लेते हैं कि भाई हमारा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके पास कंटेंट है कि नहीं। हम बच्चे भी फीडबैक दें और उस आधार पर टीचर का मूल्यांकन होना चाहिए। तो सीखना चाहिए रिलेटिव टर्म्स में। तो हमें, आप लोग की जनरेशन हमेशा ब्लेस्ड है, हमसे आप बहुत आगे हैं और आपसे हमें ज़्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा सर, आपकी पूरी फैमिली से आप पहली बार बाहर गए थे यूरोप या? हाँ। कैसा लगा था मॉम डैड को? उनको तो बहुत अच्छा लगा था। मैं चूँकि आईएएस हो गया था और बहुत समय में बाहर, पूरा देश तो हम लोग ट्रेनिंग में ही घूम लेते हैं। हमको यही पता नहीं होता है। आप ही को पूछा जाए कि हिंदुस्तान क्या है तो आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि आप निकले नहीं। आप दिल्ली में हो या आसपास गए हो, आप नॉर्थ ईस्ट गए हो गया, आप कश्मीर गए हो गया, आप कन्याकुमारी गए हो गया। तो आप जब देश को जानते ही नहीं हो तो आप देश के बारे में आपकी क्या राय हो सकती है? जो पढ़ी लिखी राय है वही हो सकती है, सुनी सुनाई। तो इसी तरह जब चीज़ों को हमें जब प्रेम करना होता है तो उसको हम कहते हैं कि हम फिर जानेंगे तब प्रेम करेंगे, ऐसे नहीं हवा में बात नहीं होती है। तो ऑल इंडिया सर्विस इज समथिंग टू डू विद द कंट्री, विद द नेशन। वो ये नहीं है कि हम एक बड़ा ओहदा पा गए और वो कोई बैठ के हमको बहुत अथॉरिटी मिल जाए। तो अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद ए ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो वो साथ साथ चलती है। आपके बाप के पास अगर परिवार में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है तो इसका मतलब ये भी है कि उस परिवार में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उसी की है। सही बात। वही सबको संभाले रहता है, सबको खिलाना पिलाना, सबका करियर देखना, घर देखना, बाहर देखना, आपको कोई दिक्कत ना हो, सिक्योरिटी सेफ्टी एवरीथिंग गोज विद इट। दैट्स व्हाई ही एक्सरसाइजेज द अथॉरिटी। जब भी पावर है, तभी पावर है। अदरवाइज बिना अथॉरिटी, बिना जवाबदेही की कोई अथॉरिटी नहीं आती। बिल्कुल सही बात। तो आईएएस होना या कोई बड़े पोजीशन पे होना ये इतनी मुश्किल बात है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ आते हैं, आपकी जवाबदेही बनती है। तो उस लिए हमारी तैयारी भी, हम पढ़ लिख के भी जाते हैं, उसके बाद भी हमारी खूब ट्रेनिंग होती है, हमको सिखाया जाता है, हम लोग ट्रेन होते हैं, फील्ड में भी जाके सीखते हैं। लगातार सीखने का दौर चलता रहता है। सर, ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है मेरे हिसाब से ना। आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी पोजीशंस को लेने के लिए मेहनत तो करनी बहुत पड़ती है, लक, किस्मत कितना रोल देता है? आपकी लाइफ में कितना दिया? देखिए, किस्मत का तो रोल ऐसा है कि वो सब पे भारी पड़ जाता है। मैं इसको कभी भी, हम भी जब स्टूडेंट थे तो ये बात होती थी। उस समय हमको लगता था कि हम लोग बड़े एज के साथ साथ हमारे हार्मोनल जो वो होते हैं
तो उनकी पावर बड़ी होती है, तो हम बड़े आइडियलिस्ट होते हैं। आइडियलिस्ट विदाउट नोइंग द रियलिटीज, ये आइडियलिस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा। जब हमको हालात पता नहीं है तो हम आदर्शवादी होंगे तो हम हवा में होंगे, ठीक है। तो आपका टैलेंट, आप कैसे स्टूडेंट हो, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका हार्ड वर्क, पहला तो आप शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, फिर आप हार्ड वर्क कर सकते हो और आप लगातार हार्ड वर्क कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बड़ा जोश आ गया, जैसे बहुत लोगों का मन करता है कि मैं कल से जॉगिंग शुरू करूंगा, 5 दिन करते हैं, थक के बैठ जाते हैं। तो लगातार हार्ड वर्क करने की क्षमता। एंड तीसरी चीज लक। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, आप शॉर्ट गोल्ड मेडल लाने वाले थे, लेकिन आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको बुखार आ गया, आप एग्जाम देने जा रहे थे, आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, बात है। या आपको कुछ नहीं हुआ, आपके घर में किसी को कुछ हो गया, आपका दिमाग वहां घूम गया, या आपको ये कि अब भाई ये छोड़ना है, उधर जाना है। दीज थिंग्स कॉल्ड कोइंसिडेंसेस एंड लक। तो लक भी साथ होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूं कि दोज पीपल हु हैव सक्सीडेड हैव गॉट very favorable luck in comparison to those who tried, who were also best, but they couldn't get that position, क्योंकि लक ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये चीज मान के चलना चाहिए कि हम ईश्वर की कृपा भी हो, इसीलिए हम कहते हैं कोई एक अनसीन पावर है जो आप, जिसको हम लक कह सकते हैं, यूनिवर्स कहते हैं लोग, वो जो लक कहते हैं उसको लक कहते हैं, ऑलमाइटी कहते हैं, गॉड कहते हैं, कुदरत कहते हैं, जिसने हमेशा आपको सही रास्ते पे लगाए रखा, ठीक है। तो सक्सेस में उसका भी बड़ा रोल है। सर आपने वो मूवी देखी है 12वीं फेल? हाँ। क्या कहना चाहोगे मूवी के बारे में? मूवी के कुछ इंसिडेंट्स की बात करते हैं, आपके फेवरेट कुछ इंसिडेंट्स हो। देखो क्या है कि अब मैं उस तरह के इंसिडेंट्स, तो क्योंकि वो ज़िंदगी फिल्म की थी, हाँ, वो मेरी रियल ज़िंदगी है। तो वो ज़िंदगी जो फिल्म में दिखाई वो तो एक कहानी से पैदा हुई है। सही बात है। हमारी ज़िंदगी तो कहानी क्या, वो सच्चाई है, हकीकत है, हम रास्ते से चल के आए हैं, वहाँ हम रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, हम तो रियल में हमने लाइफ को अपने वैसे जिया है, जो एक गाँव से बच्चा निकल के जिसको कुछ ज़्यादा पता नहीं था लाइफ के बारे में। समझ रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप, अभी मैं यही बोल रहा था कि सबकी दौड़ का मैदान अलग होता है। अगर आपको लगता है कि आप देश का सबसे कठिन एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आप उसके लिए बने हैं, आपके अंदर वो प्रतिभा है, आप वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। सर कैसे पता चलेगा मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ उसके लिए कोई भी? उसका बहुत आसान सा टेस्ट है। बताइए। हाँ जी। आसान सा टेस्ट है, हाँ जी, कि आप जितने एग्जाम्स होते हैं सब में क्या आप टॉपर्स में से रहते हैं? अच्छा। क्या आप टॉपर्स, मतलब ये नहीं कि आप 100 में 100% पाते हैं। टॉपर्स मतलब एक स्लैब है, जैसे बाद की यूनिवर्सिटीज़ में तो उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया, उन्होंने परसेंटेज खत्म कर दिया, ताकि ये रहे कि जो ए ग्रेड वाला बंदा है या A+ वाला है वो लगभग एक ही हैं। किसी ने कहीं थोड़े नंबर मिल गए, किसी ने कहीं, लेकिन वो एक स्लैब है। तो पहली बात तो थ्रू आउट वेदर यू हैव बीन ए ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट अच्छे नंबर्स लाते रहे, आपका पढ़ने में मन लगता है, और वो आसानी से तो आएगा नहीं, सही बात, वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, आप में लगातार बैठ के मेहनत करने की, नई नई चीज़ों को सीखने की क्षमता है, और जो आप सीखते हैं वो आप समझा भी सकते हैं सामने वाले को, बहुत ये ज़्यादा जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी, क्योंकि हम बहुत चीज़ें पढ़ते सीखते हैं, हम बता नहीं सकते सामने वाले को। वो आर्ट एग्जाम में टेस्ट होता है कि जो आपने सीखा वो आप लिख भी सकते हैं क्या, समझा सकते हैं क्या। तो अगर वैसा कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था? इंटरव्यू अच्छा था, जनरल बातचीत होती है इंटरव्यू में, बहुत नॉलेज नहीं देखते, क्योंकि नॉलेज पहले टेस्ट कर लेते हैं वो प्रीलिम्स मेंस, वहाँ पे जनरल बातचीत, जैसे अभी बातचीत हो रही है, कुछ भी बात कर सकते हैं आप, क्या खाना पसंद है आपको, कुछ याद है आपका क्या? हाँ, मुझे तो बहुत चीज़ें याद है। मुझे तो ये था कि उस समय वीमेन रिजर्वेशन बिल आया था संसद में, तो उन्होंने बोला कि भाई महिलाओं को रिजर्वेशन बिल से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आपने कुछ कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आपका नाम हरिओम है, आप हरिओम शरण कौन है जानते हैं? अच्छा। तो मैंने कहा जानता हूँ। फिर तो हमने भजन गायक हैं, तो उनका भजन कुछ आता है? तो मैं कहा मैं तो सिंगर हूँ। मैंने कहा क्या पूछ रहे हैं? जनरल बातें होती हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि आपको लगता है कि यार बहुत कठिन कोई एग्जाम होने वाला इंटरव्यू में, वो नॉर्मल बातचीत हो, उससे आपके बातचीत करने का तरीका जैसे। फिर हमसे बोले अच्छा ठीक है, हम मान लीजिए हमने आपको इतने नंबर दे दिए, आप IAS हो गए, आप कलेक्टर हो गए। अब आप कलेक्टर लाइसेंस बनाता है, आपको पता है,
अब चीफ मिनिस्टर एक ऐसे बंदे के लाइसेंस की सिफारिश कर रहा है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, बहुत तो आप बनाओगे? फिर क्या कहा आपने? तो मैंने कहा कि भाई कैसे बनाऊंगा, हाँ वो तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है और आप कह ही रहे हो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का रिपोर्ट में होगा ही कि हाँ, बट चीफ मिनिस्टर ने तो उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ने कहा आप क्यों नहीं बनाओगे? तो हमने कहा कि लेकिन कानून में तो उसको नहीं दे सकते लाइसेंस। तो हमने कहा, तो बोले फिर क्या करोगे? बोले कि मैं जो है वो, मैंने कहा कि मैं सीएम साहब को समझाऊंगा अच्छा कि भाई इसका बनाना ठीक नहीं है क्रिमिनल बैकग्राउंड का। तो सीएम कहता है कि भाई ये मेरी पार्टी का बंदा है और बड़ा मेरे काम का है, बना दो। तो मैंने कहा कि सर लेकिन मैं तो नहीं बना पाऊंगा। तो बोले तो तुमको हटा दिया जाएगा जिले से। बिल्कुल तो सही। वो मेरे सामने अगला कठिन कंडीशन रख रहे थे। तो मैंने कहा सर अब हटा दिया जाएगा तो क्या करें, लेकिन अब वो कानून में तो नहीं बना सकते। तो बोले कि फिर मैं कहा नहीं बनाऊंगा मैं। तो हंसे सारे के सारे बोर्ड मेंबर हंसे। मुझे भी लगा कि भाई ये गलत आंसर है, सही आंसर है जो भी है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा फिर भगवान ही मालिक है। ओ तो ऐसे ये सेंटेंस उन्होंने बोला और वही इंटरव्यू खत्म होता है। ओ फिर वो तो बहुत ही ज्यादा भगवान ही मालिक है तुम्हारा। तो बट उन्होंने मुझे ठीक ठाक नंबर दिए, बहुत अच्छे नहीं देते लेकिन ठीक ठाक नंबर दिए। अच्छा तो मेरे रिटर्न में इतने ज्यादा थे हाँ कि वो जो जितने दिए उसके आधे भी देते तब भी मैं सेलेक्ट हो जाता, क्योंकि मैं बहुत ही क्रैक किया था मेंस में, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर थे। तो ऐसे होता है कई बार, तो आपको पता नहीं होता आपको कि क्या होने वाला है, आपका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कितने नंबर है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी कुछ मेरे पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैंने तमाम चीज़ों के बारे में बात करी है, तो वो सोशल मीडिया पे है, अवेलेबल है। डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा रहता है, क्या क्या करते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, रात तक? देखो मैं उठता हूँ तकरीबन 7 बजे के आसपास। स्टूडेंट था तो और जल्दी उठता था। तो 7 बजे उठता हूँ, फिर मैं आई गेट रेडी, देन आई डू सम योग एक्सरसाइजेस फॉर 15-20 मिनट्स। फिर मैं 1 घंटा के आसपास अपना म्यूज़िक का रियाज करता हूँ, आई सिंग। तो वो मैं थोड़ा अपने वोकल कंडीशनिंग करता हूँ, फिर तैयार होता हूँ, ऑफिस के लिए चला जाता हूँ। एंड फिर ऑफिस हमारा कभी 6:30 कभी 7 ऐसे ख़त्म होता है। वहाँ से आने के बाद काफ़ी थका रहता हूँ। देन आई टेक माई मील, आई टेक 2 मील्स, 1 ऑफिस जाने से पहले, 1 शाम को। तो बस उसके बाद एकदम आराम वाली मुद्रा में होता हूँ, कभी टीवी देखता हूँ, कभी कुछ। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एज एन IAS ऑफिसर गलगोटियास के स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं ये एडवाइस करूँगा कि अभी करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। IAS तो है ही एक, मैं अभी भी कहता हूँ कि IAS एग्ज़ाम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। अगर आप देश की सर्विस करना चाहते हैं, देश में रहना चाहते हैं, यहाँ के जो हालात हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इसमें कोई बदलाव लाने वाली पोजीशन लेना चाहते हैं तो यू गो फॉर IAS। अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, खूब पैसा कमाना चाहते हैं, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहना चाहते हैं, होटल्स में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो यू हैव अदर ऑप्शंस। IAS तो उसकी शुरुआत ही गाँव से होगी, तहसील से होगी। आपका प्राइम 15 साल तक का आप छोटे छोटे ज़िलों में घूमेंगे। हो सकता है कि यूपी के अलावा दूसरा कार्डर मिल जाए, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट मिल जाए आपको, और इंटीरियर में चले जाएँ। बट वहाँ ड्राइव पैसा नहीं है, वहाँ ड्राइव जो है वो अपनी पर्सनल गेन नहीं है। वहाँ ड्राइव ये है कि यू आर ए पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन नेशन बिल्डिंग, है ना। देश को बनाने में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी पॉलिसीज आ रही हैं, उसमें एक आपका भी रोल है। तो वो एक बड़ा मैंडेट है वहाँ। तो बाकी चीज़ें तो इसलिए मिलती है क्योंकि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हो। तो जब आपको इतनी जिम्मेदारी उठा रहे हो तो आपको अथॉरिटी भी तो मिलेगी, तभी तो आप उठा पाओगे। आपको बड़ा घर मिलेगा, बड़ी गाड़ी मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, ढेर सारे लोग मिलेंगे, लेकिन वो बड़ी जिम्मेदारी की, उसको सही तरीके से यूज़ कर। हाँ, उसको सही तरीके से। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।